हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। अब तक हमने राष्ट्रीय आय के बारे में 2 लेसन पढ़े हैं, एक तो चक्रीय प्रवाह वाला और एक समष्टि वो था राष्ट्रीय आय की धारणाएं, उनके बारे में पढ़ा है। तो हमें ये लेसन तब समझ आएगा जब आपको वो पीछे वाले लेसन अच्छे से याद है। तो पहले वो वाले लेसन अच्छे से माइंड में रखने होते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रीय आय का जितना भी पोर्शन है वो सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आपको जो भी चीज पढ़ी जाए उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आगे वाला टॉपिक समझ आएगा। तो हम आज राष्ट्रीय आय का माप वाला लेसन करेंगे। उससे पहले देखो, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद आय का जन्म होता है, आय के बाद फिर उस आय को खर्च किया जाता है। ये क्या हमने उसमें पढ़ा था, राष्ट्रीय आय के जो चक्रीय प्रवाह थे उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन होता है, फिर उत्पादन के जो साधन है उनको आय प्राप्त होती है, फिर वो खर्च करते हैं। इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। हमने आय के चक्रीय प्रवाह ये पढ़ चुके हैं। तो ये कहीं ना रुकने वाले चक्र होते हैं, ना इनका कोई आरंभ होता ना कोई अंत होता। तो राष्ट्रीय आय के अंदर हम इन 3 पहलुओं को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो मापने की विधियां हैं वो भी इन्हीं पहलुओं के ऊपर है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखो, किसी एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय है, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक निरंतर चक्र चलता रहता है, उत्पादन, आय और व्यय। तो हम अर्थव्यवस्था के अंदर अगर कुल उत्पादन को कैलकुलेट कर ले, या कुल आय को कैलकुलेट कर ले, या व्यय को कैलकुलेट कर ले, उसकी गणना कर ले, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो हमारे पास ये 3 पहलू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक तो उत्पादन पहलू, एक आय पहलू, एक व्यय पहलू। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन होता है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है, उत्पादन किया जाता है, उनमें उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के से क्या होता है, फिर उत्पादन के जो कारक है उनका प्रयोग किया जाता है, उनको आय प्राप्त होती है। वो क्या हो जाता है, हमारा आय पहलू है। श्रमिक को वेतन मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, किराया मिलता है। इस तरह से उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वो आय पहलू में आ जाता है। फिर उत्पाद जो आय प्राप्त होती है उसको फिर क्या करते हैं, फिर से खर्च करते हैं, चाहे उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर, चाहे निवेश किया जाए। इस तरह से फिर वो क्या हो जाता है, व्यय पहलू। तो ये 3 पहलू हैं। तो इन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने एक प्रयास किया है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, उत्पादन पहलू के ऊपर, या आय पहलू के ऊपर, या व्यय पहलू के ऊपर। इस तरह से 3 तरीके हैं आय को मापने के लिए, 3 विधियां हैं। तो जो आय उत्पादन पहलू है वो उत्पाद विधि है, और दूसरी जो आय पहलू के आधार पर जो वो की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो राष्ट्रीय आय विधि है, ये आय विधि है। अगली व्यय विधि है। इस तरह से राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। आज हम उनमें से एक विधि पढ़ेंगे, उत्पादन विधि पढ़ेंगे। उत्पादन, ये जो विधियां हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, भाई सम आते हैं, सवाल आते हैं, और वैसे भी पूछ ली जाते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं। किसी एक विधि के बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो ये उसमें ये विधि लिखनी पड़ती है कि ये विधि है क्या, उसकी परिभाषा लिखो, फिर उसके स्टेप लिखो कि किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आज हम करेंगे उत्पाद विधि करेंगे, फिर उसके ऊपर एक सम भी करेंगे। तो पहली विधि हमारी उत्पाद विधि है, जिसका नाम है मूल्यवर्धी। मूल्यवर्धी भी बोलते हैं उसको, मूल्यवर्धी विधि भी कहते हैं, औद्योगिक उद्गम विधि भी कहते हैं, निवल उत्पाद विधि भी इसका नाम है। तो एग्जाम के अंदर कोई किसी भी नाम से आ जाए तो हमें यही डिस्क्राइब करनी है। तो पहले तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, अभी उसकी परिभाषा लिखो। जो भी विधि पूछी गई है उसकी परिभाषा लिखो। तो परिभाषा क्या है इसकी, उत्पाद विधि की? ये वो विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जो देश की घरेलू सीमा है उसके अंदर एक लेखा वर्ष में प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। ये विधि क्या करती है कि एक देश के अंदर जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी उत्पादक उद्यमी हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, उनका एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उन्होंने कितना उत्पादन किया है, जो उत्पादन किया है उसकी गणना कर ले, या उत्पादन में कितने मूल्य की वृद्धि हुई है, उनके उत्पादन में मूल्य की वृद्धि कितनी हुई है। मूल्य वृद्धि हम पढ़ चुके हैं
मूल्य वृद्धि को बार बार पढ़ते हैं हम। वो क्या होता है, उसका उत्पादन का मूल्य या मूल्य वृद्धि भी हम उसको कहते हैं। अंतिम वस्तु का मूल्य आ जाता है वो, उसमें उसको मूल्य वृद्धि से भी हम पढ़ा था हमने पीछे, मूल्य वृद्धि के बारे में काफी पढ़ लिया है। तो अगर उनकी सभी के जो उनका योगदान है उत्पादन में, उनकी सभी को जोड़ दिया जाए, उनका सकल कर दिया जाए, उनका जोड़ कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो वो राष्ट्रीय आय को मापने की ये एक विधि है। यानी कि उत्पादन विधि के द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यमी के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को ये विधि मापती है। इसके अंतर्गत इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देखो भाई उत्पादन कैसे करती है। उत्पादन के 3 अक्षेत्र हैं भाई, उत्पादक अक्षेत्र, प्राथमिक अक्षेत्र, द्वितीय अक्षेत्र और तृतीय अक्षेत्र। तो इनमें जो उत्पादन हुआ है, जितनी भी उत्पादन की मूल्य वृद्धि हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, मूल्य वृद्धि भी इसका नाम है ना, मूल्य वृद्धि भी कह सकते हैं। जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई है उनको अगर जोड़ दें, प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो कृषि वन आदि से संबंधित जो प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पादन किया जाता है, हमें पता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को यूज करके फिर और कोई चीज बनाई जाती है। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवाएं आ जाती है, परिवहन है, दूर संचार है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो तीनों ही क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, यानी कि मूल्य वृद्धि होती है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। हर स्तर के ऊपर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यही हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो अब तीनों क्षेत्रों में जो मूल्य वृद्धि है उसको अगर जोड़ दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, सकल घरेलू, देखो अभी सकल टोटल, घरेलू का मतलब क्या हो गया, घरेलू सीमा के अंतर्गत, सकल घरेलू उत्पाद और मार्केट प्राइस के ऊपर, बाजार कीमत पर ये आ जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर तो सवाल के अंदर देखो सीधा ही ऐसा दे रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि ये है, उत्पादन का मूल्य ये है, और द्वितीय का ये है, तृतीय का ये है। अगर ये दे रखा है, उत्पाद का अगर मूल्य दे रखा है तीनों क्षेत्रों के अंदर, तो उसको सीधा जोड़ दो और उसके बाद क्या आ जाएगी, हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। और फिर हमें पहुंचना क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई, राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, निव्वल राष्ट्रीय आय कारक लागत के ऊपर वहां पहुंचना होता है। उसके लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट है, एनआईटी है, नेफिया है, इस तरह से इनको हम प्लस माइनस करके और हम वहां तक पहुंच जाते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ ये जीडीपी निकलाती है, लेकिन कई बार सम के अंदर ऐसा नहीं होता। सम में क्या होता है, मूल्य वृद्धि हमें निकालनी पड़ती है। तो मूल्य वृद्धि कैसे निकालते हैं हम, मूल्य वृद्धि का निकालने का ये फार्मूला है, उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग। देखो उत्पाद का मूल्य, जितने भी वो वस्तु बिकी है वो उत्पाद का मूल्य है, और मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं यूज की गई हैं उनका जो मूल्य है उनको अगर माइनस कर दे। जैसे हमने एक उदाहरण लेते थे, एक किसान है, उसने 100 रुपए के बीज लगा के अनाज का उत्पादन किया, वो 500 में बिके, फिर वो 500 वाले उसका आटा बना दिया, वो 700 में बिका, फिर आटे के बिस्किट बना दिए, तो फिर वो आगे 900 में। तो इस तरह से हर स्टेप पे क्या हुई, उसकी मूल्य वृद्धि। और बीच में जो भी रॉ मटेरियल यूज किया, जैसे गेहूं, बिस्किट बनाने तक की जो प्रक्रिया है उसमें गेहूं है, आटा है, चीनी है, ये क्या होते हैं, सारे के सारे मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। तो इन मध्यवर्ती उपभोग को अगर उस बिस्किट की कीमत में से घटा दे तो वो क्या आ जाती है, इसकी बिस्किट की मूल्य वृद्धि, या उसकी उत्पादन की, जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसकी मूल्य वृद्धि आ जाती है। तो उत्पाद का मूल्य, जो उत्पादन का मूल्य है उसमें से अगर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा दे तो वो क्या आ जाती है, हमारी मूल्य वृद्धि आ जाती है, कुल मूल्य वृद्धि आ जाती है। तो कई बार सवालों के अंदर ये भी लिखा जाता है कि उत्पाद का मूल्य माइनस मूल्य वृद्धि, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग को अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारी मूल्य वृद्धि आ जाएगी, फिर क्या होता है अभी देखो, ये इसमें और फिर आगे मुश्किल आ जाती है सवाल में। कई बार ये जो मूल्य वृद्धि है, अगर तो उत्पादन, एक लेखा वर्ष की बात कर रहे हैं हम देश की घरेलू सीमा के अंदर, मूल्य वृद्धि ये तब तो निकलाती है जब सारा माल बिक जाता है। जो एक वर्ष के दौरान जितना भी उत्पादन किया जाता है, अगर वो सारा सामान बिक जाता है
तो हम उसकी मूल्यवृद्धि निकाल लेते हैं, उसमें से मध्यवर्ती जो उपभोग है उसको माइनस करके वो हमारी मूल्यवृद्धि निकल आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सारा माल उस वर्ष के दौरान, उस एक लेखा वर्ष के दौरान वो बिकता नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है। स्टॉक बच जाता है, स्टॉक में भी चीजें पड़ी होती हैं, तो उस स्टॉक का जो मूल्य है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। बिक्री बिक्री तो है वो है, उसके अलावा तो अगर तो उत्पाद का मूल्य हम ऐसे भी निकालते हैं, हम कैसे कि बिक्री, जो बिक्री होगी है वो, और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन यदि उस वर्ष के दौरान कुछ उत्पाद बिना बिका रह जाता है, अगर कुछ बिना बिका भी रह जाता है तो उसको क्या है, फिर से जोड़ा जाता है उसको, उसमें उत्पादन के मूल्य में, उत्पाद मूल्य में इसको स्टॉक में जो परिवर्तन आया है उसको फिर जोड़ा जाता है, क्योंकि वो बिना बिका माल रह गया है। और फिर उसके लिए ये स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे भी, स्टॉक में परिवर्तन हमने पढ़ रखा है कि साल के अंत में जितना स्टॉक है माइनस साल के शुरू में, आरंभ में कितना स्टॉक था। तो स्टॉक में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, यानी कि जो लेखा वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल को हमारा 31 मार्च को जब साल खत्म हुआ तब स्टॉक कितना था, और उससे पहले 1 अप्रैल को उसका जो स्टॉक था वो कितना था, उसका अंतर, यानी कि अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक को क्या निकलता है, स्टॉक में परिवर्तन निकलता है। तो ये सारा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, किसी भी तरीके से अगर हमें सीधा ये बस ये दे रखा है, मूल्यवर्धी दे रखी है, तो सिंपल सवाल होता है, उसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो तो वो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। लेकिन अगर बिक्री, कई सवालों में बिक्री दी होती है तो हमें बिक्री देखनी होती है कि बिक्री कितनी है। फिर अगर स्टॉक में परिवर्तन, आरंभिक स्टॉक ये है, अंतिम स्टॉक ये है, तो फिर हम उसका प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें जुड़ जाती है, सारी चीजें जुड़ के क्या होता है, फिर हमारी जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बाद फिर क्या निकालेंगे भाई, हमें पहुंचना है यहाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हमने पूछना है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गई है। अब हमें चाहिए नेट, ग्रोस का क्या चाहिए, हमें नेट चाहिए। तो ग्रोस को जब नेट में बदलते हैं तो हमें याद है कि हमें मूल्य ह्रास माइनस करते हैं, स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं इसको, मूल्य ह्रास भी बोलते हैं, टूट फूट भी बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है कि जब ग्रोस में से, स्कल में से ये मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारा निविल आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एनडीपी। सिर्फ हमने ग्रोस को नेट में बदला है, बाकी ये यूं का यूं है घरेलू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये यूं का यूं है, मार्केट प्राइस भी यूं का यूं है, घरेलू भी यूं का यूं है, सिर्फ हमने ग्रोस को नेट में बदला है, सकल को हमने निविल में परिवर्तित किया है, मूल्य ह्रास हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, ये है हमारा एनडीपी, हम इसको यहाँ ले आए, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, आसान करके समझाने की कोशिश की है। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें अगर विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, देखो घरेलू से राष्ट्रीय, घरेलू से राष्ट्रीय जब हम बदलते हैं, घरेलू से राष्ट्रीय में जब हम जाते हैं घरेलू से राष्ट्रीय में, तो हमें पता है कि हम किसको जोड़ते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेफिया को जो हमें इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये घरेलू से राष्ट्रीय बन जाती है। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ेंगे तो ये एनएनपी, डी को हमने किस में बदल दिया, एन में, घरेलू को नेशनल में बदल दिया, घरेलू को हमने किस में बदल दिया, राष्ट्रीय में, डोमेस्टिक को नेशनल में बदल दिया, डी को एन में बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हमने इस मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गई हमारी, ये आ गई, देखो मैंने यहाँ लिख दी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है ये, निविल राष्ट्रीय उत्पाद, निविल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निविल राष्ट्रीय उत्पाद किसके ऊपर, बाजार कीमत के ऊपर। इसमें से अगर एनआईटी घटा देंगे भी, एनआईटी क्या होता है, निविल अप्रत्यक्ष कर, निविल अप्रत्यक्ष कर, ये भी हमने पढ़ रखा है, निविल अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दें तो उसका नेट निकलाता है, निविल निकलाता है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता हमारा होता है निविल अप्रत्यक्ष कर। तो निविल अप्रत्यक्ष कर को फिर से माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमें निकालनी होती है। ये राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय अगर कहीं सम के अंदर लिखा आ जाए कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, ये आंकड़े दे दिए और इनके आधार पर क्या निकालो, राष्ट्रीय आय की गणना करो, तो हम ये निकालेंगे लास्ट में जाके, ये निकालेंगे। तो ये हमारी उत्पाद विधि है भाई, इसका नाम, ये 4 नाम है, ये किसी नाम से भी आ जाए हमें यही वर्णन करना होता है। तो एक तो तरीका क्या है कि सभी जो क्षेत्र है उसमें मूल्यवर्धी निकाल दो, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मध्यवर्ती जो उपभोग है, जो कच्चा माल वगैरह जो भी यूज किया है उसको, उसके मूल्य को घटा दो तो हमारी मूल्यवर्धी आ जाएगी। और अगर हम सारा उत्पाद बिक गया है तो हम ये मान सकते हैं मूल्यवर्धी। लेकिन अगर कुछ उत्पाद जो है वो वर्ष के अंदर बिना बिका रह गया है तो फिर उसके अंदर हम स्टॉक में परिवर्तन वाला भी जोड़ते हैं। अगर सवाल के अंदर ऐसे दिया मिले तो हमें इसको जोड़ना है। तो इसके ऊपर देखो एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है, इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा और ये अच्छे से समझ आएगा। देखो ये है उत्पादन का मूल्य। ये सवाल दे रखा है कि उत्पादन के 3 क्षेत्र दिए हैं इसमें अंदर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या है, ये देखो 3 क्षेत्र हैं उत्पादन के। प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन का मूल्य है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ है उसका मूल्य है 800 रुपये मान लिया, द्वितीय से 200, तृतीय से 300। फिर है भी खरीदे गए मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, जो ये उत्पादन हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, उनमें जो मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती जो उपभोग है, जो कच्चे माल के रूप में जो जिस चीज का प्रयोग किया गया है उनका मूल्य भी लिखा है। ये 400 रुपये, 100 और 500, ये क्या है हमारा, ये है मध्यवर्ती उपभोग है। ये जो मध्यवर्ती उपभोग हमने यहाँ लिखा है ना, ये है मध्यवर्ती उपभोग। फिर क्या दे दिया कि सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर, जो सभी जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों ने जो अप्रत्यक्ष कर दिए, जो कर के रूप में गवर्नमेंट को दिया है, वो आ गया 50 रुपये। और जो आर्थिक सहायता प्राप्त की है वो 20, स्थायी पूंजी का उपभोग 80, निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त आय 10 और गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय वो दे दी 20। तो ये सारी चीजें दी हैं। इसके आधार पर हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालेंगे। तो देखो स्टेप वाइज निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले तो हम मूल्यवर्धी निकालेंगे। मूल्यवर्धी हमारी जीडीपी होती है। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होती है, मूल्यवर्धी। ये क्या होती है, मूल्यवर्धी। ये दिमाग में रखो, ये होती है मूल्यवर्धी। मूल्यवर्धी किसकी, देखो पहले तो उत्पादन, मूल्यवर्धी का फार्मूला क्या है, उत्पादन का मूल्य, ये हमने लिखा था। देखो उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग। तो पहले हम उत्पादन का मूल्य निकालेंगे। उत्पादन का मूल्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है 800, द्वितीय का 200, तृतीय का 300। ये हमारे उत्पादन का मूल्य है, उत्पादन का मूल्य। और इसमें से फिर हम क्या निकालेंगे, मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग। मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग क्या है, 400 प्लस 100 प्लस 500, ये। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्पादन का मूल्य आ जाएगा, उत्पादन का मूल्य। देखो इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1300 आ गया, माइनस, और ये क्या आ गया हमारा 550। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 750 रुपये। 750 रुपये हमारा आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ये दिमाग में रखो कि हमने लास्ट में क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है दिए गए आंकड़ों के आधार पर। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। अभी देखो पहले हम ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट में बदलेंगे। इससे हम निकालेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे ये हमारे 750 रुपये निकला है। ग्रोस को इसमें बदलते हैं तो हमें क्या घटाना पड़ता है, इसमें से हमें मूल्य ह्रास घटाते हैं।
क्या घटाते हैं हम? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं इसको। इसमें से क्या घटाएंगे? स्थायी पूंजी का उपभोग 80 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। 80 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0.7 और ये 670। क्या आ गया हमारा? 670 रुपये आ गया हमारा। इसमें से हमने क्या क्या माइनस किया? स्थायी पूंजी का उपभोग। इससे हमने क्या चेंज कर लिया? इसको ग्रोस को हमने नेट में बदल दिया, ग्रोस को नेट में। इसके बाद हम क्या करेंगे अभी? इसके बाद हम अगला स्टेप ले लो, डोमेस्टिक को नेशनल में बदल लो। GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस। GNP एट मार्केट प्राइस में क्या करते हैं अभी? जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम निफिया का यूज करते हैं अभी। तो इसमें निफिया को ऐड करेंगे, निफिया को जोड़ेंगे, यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। और देखो डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाएंगे तो विदेशों से निवल कारक आय को हम जोड़ेंगे। तो विदेशों से निवल कारक आय क्या है हमारी? विदेशों से निवल कारक है, देखो ये विदेशों से निवल कारक आय। निवल कारक क्या है? आय क्या है कि हम दे तो कितने रहे हैं? 20 और मिल क्या रहा है हमारे? 10 तो हमें क्या है? विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं और 20 हमारे बाहर जा रहे हैं। गैर निवासियों को हम दे रहे हैं 20 और वहां से मिल क्या रहा है हमारे? हमें 10। तो इसका नेट क्या हो गया? निवल क्या होगा इसका? -10। -10 हो गया ना। तो ये आ गया हमारा 660। 660 ये हमारा आ गया 660। ठीक है। उसके बाद फिर हमें किस पे जाना है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? इसके अंदर इसमें से NIT माइनस कर दोगी, क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाते हो तो NIT का प्रयोग होता है। तो NIT और माइनस कर दो इसमें से। 660 में से हमें क्या क्या माइनस करना है? NIT क्या है? देखो क्षेत्रों को NIT मैंने यहाँ बताया था। NIT क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष कर कितने हमारे? 50 और आर्थिक सहायता है 20 की। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये 30 हो गया ना इसका डिफरेंस। तो ये हमारा आ जाएगा 630 रुपये हमारा ये आ जाएगा। तो स्टेप वाइज हमें ये निकालना है कि हमें शुरू में तो क्या निकाला है हमने? देखो जैसे यहाँ निकाला है बिल्कुल ऐसे ही, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की, तीनों क्षेत्रों की मूल्यवृद्धि निकाली है। मूल्यवृद्धि कैसे निकालोगे? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, इसमें से ये घटा दोगे। जो बीच में जो चीजें यूज करी हैं उनके मूल्य को अगर माइनस कर दोगे, इसका टोटल कर दिया, तीनों क्षेत्रों की कुल उत्पादन का मूल्य निकाल लिया और कुल मध्यवर्ती उपभोग उत्पाद का मूल्य निकाल दिया। इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये हमारी आ जाएगी कुल मूल्यवृद्धि। ये क्या आ जाएगी? कुल मूल्यवृद्धि है। कुल मूल्यवृद्धि सभी क्षेत्रों से कुल मूल्यवृद्धि आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये लिखा हमने अभी, GDP एट मार्केट प्राइस। और फिर हम धीरे धीरे इस पे NNP एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ग्रोस को हमने किस में बदल दिया? नेट में बदल दिया। ग्रोस को नेट में बदला तो ये क्या आ गया हमारा? इसमें से 80 घटा दिया, स्थायी पूंजी का उपभोग घटा दिया, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया ना 670। फिर इसमें से हमने डोमेस्टिक को नेशनल में बदल दिया, फिर हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदल दिया। इस तरह से हमारा ये सम क्लियर हो गया। तो सम भी तभी आएंगे जब हमें विधि को अच्छी तरह से समझ आएंगे, और सम को समझ लोगे तो विधि समझ आ जाएगी। तो इनके ऊपर बेस्ड एक आध हम सम करेंगे, तुम भी ट्राई करना, जितने भी एग्जाम्पल है वो करके देखना। जब आप सम करोगे तो हमें विधि भी कुछ समझ में आएगी। बार बार करो, जितने भी सम है, सोल्ड अनसोल्ड सभी सम करो तो विधि अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कई ऐसे आएंगे जिसके अंदर स्टॉक का अगला जो हम सम करेंगे उसमें ये करेंगे कि बिक्री दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, फिर उससे GNP और GNP से फिर आगे का प्रोसेस यही है। आगे का प्रोसेस यही है जो हमने ये किया है और ये किया है, ये सेम है। GNP एट मार्केट प्राइस पे से हम चले थे। जो भी सम के अंदर पूछ रखा हो सकता है GDP एट मार्केट प्राइस ही पूछ के छोड़ दे, हो सकता है आगे तक चले जाएं। तो इसके अंदर जैसे मान लिया ये चीज दे रखी है, लेकिन इसने पूछा है GDP एट मार्केट प्राइस, तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं करना। ऊपर वाले पे ये आंकड़े, कई आंकड़े ऐसे भी दिए होते हैं जिनका यूज ही नहीं होता, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जो आंकड़े हमें यूज हो रहे हैं हमारे लिए,
उन्हीं का प्रयोग करना है, बाकी का प्रयोग नहीं करना। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। बार बार वीडियो देखो तब समझ और अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।